नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द अदर चैनल में। दोस्तों, इस समय भारतीय जनता पार्टी और खास करके करके भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो जोड़ी है, वह दोनों किस तरह से हर एक मोर्चों पे देश के लोगों को स्पष्ट ये संदेश दे रहा है कि अब इस देश में भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और जिहादियों की जो दुकान लंबे समय से चला आ रहा था, जो बोलबाला चला आ रहा था, वह अब आगे नहीं चलने वाला है। जी हाँ, पहले बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी आपने 24 मार्च को एक खबर देखे होइएगा, जिस खबर में यह था कि देश के 14 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है। और वो याचिका किस लिए है? वह याचिका इसलिए डाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार देश की जांच एजेंसी खास करके सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। दरअसल इस 14 पार्टियों में आप अधिकतर वो सभी पार्टियां हैं जिनके नेता पहले से ही किसी न किसी भ्रष्टाचार या अपराध के केस से जूझ रहे हैं। कुछ पार्टियों का नेता तो जेल में है और कुछ पार्टियों के नेता जेल जाने के कगार पे खड़े हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उसके बाद भारतीय राष्ट्र समिति हो, लेफ्ट हो, जिनकी केरल में सरकार है, जिनके सीएम के ऊपर गोल्ड स्मगलिंग का केस चल रहा है, पीएनआरआई बिजनेन के ऊपर, तेलंगाना का जो केसी चंद्रशेखर राव है, उनके बेटी के ऊपर दिल्ली शराब घोटालों का केस चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो आप सभी को पता होगा कि अभी शराब घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके देश के दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार शराब मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल में हैं कई महीनों से, उनको बेल नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे टॉप लीडरशिप है, राहुल गांधी, उनको किस तरह से अपने बरबोलेपन की वजह से 2 साल की सजा हुई और भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे है। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे है। झारखंड के जेएमएम के जो मुखिया है शिबू सोरेन के बेटे जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन, उनके ऊपर किस तरह से ऑफिस एंड प्रॉफिट का मामला चल रहा है, कभी उनकी सदस्यता जा सकता है। बिहार में देख लीजिए आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, जिनमें पूरे परिवार के ऊपर ही भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, जिनपे जमानत पे है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उनके एक शिक्षा घोटाले में शिक्षा मंत्री, पशु तस्करी में उनके एक पार्टी के नेता अनुव्रत मंडल किस तरह से जेल में है। उनके ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पे भ्रष्टाचार, कोयला घोटाले का भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, वो भी कभी भी जेल में जा सकते हैं। तो इस तरह की तमाम विपक्षी दल, जितने भी इन 14 दलों के नेता जो सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दिया था, उनमें से सभी पार्टियों के किसी न किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। और इन्हीं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, अपने ऊपर केस ना चले, इनको जेल ना जाना पड़े, इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट जिस पर 5 अप्रैल को सुनवाई भी करेगा, पर उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक मौकों पे, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, उनके अधिकारियों को किस तरह से यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि आप इस देश के इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुल के काम कीजिए, खुला एक्शन लीजिए, एक भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। ये अभी सीबीआई के 60 वर्ष पूरा होने पे डायमंड जुबली सेलिब्रेशन जो था, उस पे उन्होंने किस तरह से
इन जांच एजेंसियों के अधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश दिया है, जिससे यह लगता है कि इस सरकार का, खास करके नरेंद्र मोदी जी का जो इच्छा शक्ति है, जो उनका एक विचार है, वो स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं। चाहे इन देश के भ्रष्टाचारी कितना भी मजबूत अपना गठबंधन बना ले, चाहे किसी भी न्यायालय में चले जाए, पर जिस देश का सबसे प्रमुख नेतृत्व, देश का प्रधानमंत्री, जो कि अपना इच्छा साफ जाहिर कर चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ना है, तो ये चाहे कहीं भी चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए या किसी भी कोर्ट चले जाए, इस देश का कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं चल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं है या इनके ऊपर कोई झूठा मामला है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड है, उनको ही पता है कि अगर देश के प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी, अगर उसका इच्छा, उसका मनसा साफ है कि हमें भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना है, तो फिर न्यायालय में बैठे हुए मिलॉर्ड भी इसमें किसी तरह का अड़ंगा लगाने का कार्य नहीं करेंगे। तो एक तरफ देश का प्रधानमंत्री इन तमाम भ्रष्टाचारियों को यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि अब तुम्हारा दिन, तुम्हारा समय खराब होने वाला है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुमने जो देश का लूटे हो वो तुम्हें हर हाल में लौटाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें सजा भी काटना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। तो वही दूसरे तरफ जो देश में रामनवमी के मौकों पे जिस तरह से पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी हुआ है, जिस तरह से दंगाइयों ने, जिहादियों ने जिहाद और उत्पात मचाया है, खास करके बिहार और बंगाल में, उसको लेकर भी देश के गृह मंत्री बिल्कुल साफ-साफ फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दौरे पे, नवादा में जो उनका दौरा हुआ है, उस दौरा में उन्होंने जो कहा है, उससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में है, बिल्कुल स्पष्ट मंशा में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उनके दिमाग में, उसी तरह से इन जिहादियों, दंगाइयों और खैरातियों के खिलाफ देश का गृह मंत्री भी बिल्कुल स्पष्ट है। उनके भी मन में किसी तरह का कोई दुविधा नहीं है। दरअसल अमित शाह जी ने बिहार के नवादा से जो संदेश दिया है, यह उन तमाम जिहादियों और दंगाइयों के लिए है, जो यह सोचते हैं कि बिहार में उनकी सरकार है, उनके विचारधारा से समर्थित सरकार है, तो वह कुछ भी करेंगे और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। दरअसल बिहार के नवादा में गृह मंत्री ने क्या कहा? गृह मंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से बिहार के सासाराम, नालंदा और भी कई जगहों पे जो हिंसा की घटनाएं हुआ है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं और इस सरकार को कहना चाहता हूं कि जिस तरह का आपका रवैया है इन घटनाओं को लेकर, वो ठीक नहीं है। और उन्होंने बिहार के लोगों से अपील किया कि अगर आप इन दंगाइयों से, इन पत्थरबाजों से अगर छुटकारा चाहते हैं, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन दंगाइयों और जिहादियों से अजीजा होकर एक मजबूत सरकार चुना और एक ऐसी सरकार चुना जो कि 6 सालों में उस दंगाई प्रदेश को, उस दंगाई छवि से बिल्कुल मुक्त कर दिया। एक ऐसे प्रदेश, जिस प्रदेश का अपराध और अपराधियों से पहचान होता था, उस प्रदेश को आज किस तरह से भय मुक्त बना दिया है सिर्फ 6 सालों में। उसी तरह से बिहार में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हम भी उन दंगाइयों को उल्टा लटकाने का काम करेंगे, उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। और ये इतना बड़ा संदेश कोई बिहार बीजेपी का नेता नहीं दे रहा है, इस देश का गृह मंत्री दे रहे हैं। और इस देश के गृह मंत्री के द्वारा बोला गया एक एक शब्द का एक अलग ही
संदेश होता है। दरअसल उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से तुष्टीकरण का राजनीति बिहार में चल रहा है, जिस तुष्टीकरण के वजह से बिहार के हिंदुओं को अपने ही पर्व और त्योहार मनाने पे तरह-तरह की यातनाएँ झेलना पड़ता है, वह दुर्भाग्य है। इसलिए बिहार के लोगों से उन्होंने अपील किया कि 2024 के साथ-साथ 2025 में भी आप एक ऐसा सरकार बनाइए, जो सरकार आपको इन बीमारियों से, इन जिहादियों, इन पत्थरबाजों से मुक्ति दिला सके। क्यों आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में इतना बड़ा घटना हो गया, इतनी हिंसा हो गई, जगह-जगह पे गोली चले, जगह-जगह पे बम फूटे और सिर्फ रामनवमी यात्रा के दिन ही नहीं हुआ, यात्रा के बाद भी लगातार 2-3 दिनों तक ऐसी स्थिति बिहार में बना हुआ है रहा है, जो कि दिखाता है कि बिहार सरकार और बिहार का प्रशासन पूरी तरह से फेल है बिहार के मामले में। उसी का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बना है, जब से बिहार के लोग भी देख सकते हैं कि क्या इस तरह का कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में हुआ है, और अगर कोई छोटी-मोटी घटना हुआ भी है तो उस घटना में शामिल अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश का पुलिस किस तरह का कार्रवाई किया है, वो मिसाल है। और जब से बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन वाली सरकार बना है, साथ-साथ दलों का गठबंधन वाली सरकार, तब से बिहार में एक अलग ही स्थिति है। चाहे अग्निवीर के नाम पे किस तरह का दंगे-फसाद हुए थे बिहार में, रेलवे के करोड़ों रुपये के संपत्ति को जला दिया गया, पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन को तहस-नहस कर दिया गया और बिहार प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। वो उस घटना को नहीं रोक पाए। उसी तरह से अभी भी रामनवमी के जुलूस में जिस तरह का उत्पात हुआ, जिस तरह का स्थिति पैदा किया गया, वो भी कहीं न कहीं दिखाता है कि बिहार सरकार और बिहार का प्रशासन पूरी तरह से फेल है इन सब चीज़ों को सँभालने में। और उसके बाद देश के गृह मंत्री का इस तरह से बयान देना, जिसका एक अलग ही संदेश जाता है बिहार के लोगों के लिए। और इन दंगाइयों के बचाव में दरअसल जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि यह दंगा और हिंसा बीजेपी और आरएसएस का साजिश है, तो फिर बिहार में तो आपकी सरकार है, आप जाँच करवाओ ना भाई, क्यों नहीं जाँच करवा रहे हो कि ये किसकी साजिश है? एक बार पता तो चले कि ऐसा क्या कारण है कि जब भी बिहार में आरजेडी समर्थित सरकार होती है या आरजेडी का सरकार होता है, तो बिहार में वही स्थिति क्यों पैदा हो जाता है? जब भी इस बिहार में बीजेपी और आरएसएस अपना तंत्र सक्रिय क्यों कर लेता है, कैसे कर लेता है? जाँच करवाइए, क्यों नहीं जाँच करवाते हैं? पर नहीं, क्योंकि इनको पता है कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिनका पूरा पार्टी सिस्टम ही अपराध के नाम पे चलता है, अपराध के सहारे चलता है और ये इनका इतिहास रहा है। चाहे बिहार में शहाबुद्दीन का टाइम हो या चाहे बिहार में लालू यादव जी के शासन हो या अभी तेजस्वी यादव जी का, दोनों में जिस तरह का स्थिति अभी बिहार में है, कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में देश के गृह मंत्री ने बिहार के लोगों को एक उम्मीद देकर गया है। अब यह बिहार के लोगों के ऊपर है कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की तरह अपने राज्य को अग्रिम पंक्ति में देखना चाहते हैं या फिर बिहार को हमेशा 1990 वाला बिहार ही रखना चाहते हैं। यह फैसला आप ही को करना है, क्योंकि यह आपका समस्या है। यह देश के गृह मंत्री का पर्सनल समस्या नहीं है, यह आप बिहार वासियों का समस्या है, बिहार के हिंदुओं का समस्या है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।